चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, आपकी कोई ज़मीन है जहाँ पे गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आपकी ज़मीन आपसे कंपलसरी खरीद लेती है कि भाई हमको आप बेच दो, ये काम करो यार, आप हमको बेचना ही पड़ेगा कि हमें ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है, उसके बदले में पैसा देगी। ऐसा तो नहीं फ्री में ले लेगी गवर्नमेंट साहब से, गवर्नमेंट उसके बदले में आपको पैसा देगी। तो गवर्नमेंट आपको जो पैसा देगी ना, एक तो देगी नॉर्मल कॉम्पनसेशन। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये ज़मीन का हम आपको 10 लाख रुपये देंगे। आपने कहा नहीं भाई मेरी ज़मीन 15 लाख की है, 10 लाख में मैं क्यों दूँ इनको। तो आपने क्या किया, केस कर दिया कोर्ट में। आपने क्या किया, केस कर दिया कि भाई मेरे को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपने कोर्ट में केस किया और आप केस जीत गए, आपको 5 लाख रुपए और मिल रहे हैं। तो जो 5 लाख आपको मिलेगा वो आपका एनहांस कंपनसेशन कहलाएगा। मतलब 10 लाख जो आपको गवर्नमेंट अपने मन से दे रही थी वो नॉर्मल कॉम्पनसेशन, 5 लाख जो आपने कोर्ट में केस जीत के आपने लिए हैं वो है एनहांस कंपनसेशन। अब मेरी बात समझना, नॉर्मल पे क्या टैक्स लगेगा, एनहांस कंपनसेशन पे कैसे टैक्स लगेगा, वो भी हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल कंपनसेशन पे आपका कैसे टैक्स लगेगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका होगा, जो आपको कंपनसेशन मिला है गवर्नमेंट से, जो आपको पैसा मिला है गवर्नमेंट से, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। इसमें से अपन लेस कर देंगे जो अपने एसेट को खरीदने में जो खर्चा किया है, जो अपनी परचेज कॉस्ट है वो अपन लेस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा कैपिटल एसेट। सर इंडेक्स होगा तो कौन से ईयर का इंडेक्स लेंगे, ये लेंगे जिस साल में आपका कंपल्सरी एक्वायर हुआ है। कैसा, सर मान लीजिए 2020 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपकी ज़मीन लेंगे। अब पता है गवर्नमेंट के काम है, अपन को पैसा आते आते 2024 हो गया, तो 4 साल अपन को लेट पैसा मिला है। अब सर अपन टैक्स कब भरेंगे, सर 2020 में भरेंगे 2024 में भरेंगे। आंसर इज जिस साल में आपको कंपनसेशन मिला है उस साल में आप टैक्स पे करोगे। मतलब आप 2024 में टैक्स पे करोगे, पर इंडेक्सेशन आप 2020 का ही लोगे। इंडेक्सेशन आप 2020 का ही लोगे, क्योंकि जिस साल में आपका कंपल्सरी एक्वायर हुआ है उसी साल का आप इंडेक्सेशन लोगे। बट आपको टैक्स तब पे करना है जब आपको वो कंपनसेशन मिल जाता है। अब मेरी बात समझना, अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का कंपनसेशन था, आपको सिर्फ 6 लाख मिला है 2024 तक, तो सर आपको 6 लाख पे टैक्स पे करना है या पूरे 10 लाख पे टैक्स पे करना है। आंसर इज पूरे 10 लाख पे आपको टैक्स पे करना है। मतलब अगर आपको कोई पार्ट अमाउंट भी मिला है ना, तो आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पार्ट अमाउंट पे टैक्स पे करना रहेगा। एनहांस कंपनसेशन की बात करते हैं। एनहांस कंपनसेशन जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो आप क्या करते हैं, आप जो परचेज कॉस्ट है आप पहले से यहाँ लेस कर चुके हैं, तो आपको परचेज को लेस करने को तो मिलेगा नहीं। तो अब जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, और जो आपका लिटिगेशन वगैरह कोई खर्चा लगा है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा, उसको आप लेस कर देंगे, तो आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म जो भी आपका बनने वाला है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। टैक्सेबल इन द ईयर इन विच एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन रिसीव्ड। अब मतलब ये कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगा, इस साल में आपको जो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन आपको जब मिला है तब। अब ध्यान रखना, कोर्ट 2 टाइप की ऑर्डर इशू करती है, एक तो इंटरिम करती है, एक करती है फाइनल ऑर्डर। मान लिया कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया कि भाई आपको पैसा मिल जाना चाहिए और आपको पैसा मिल गया, तो वो आपका पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पे वो पैसा मिला है। ये पैसा कब टैक्सेबल होगा, जब कोर्ट फाइनल ऑर्डर अपना देगी तब। मतलब ये जब कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर देगी ना, तभी आपका अमाउंट टैक्सेबल होगा, उससे पहले आपका अमाउंट टैक्सेबल नहीं होने वाला है। चलिए अब मैं ध्यान रखना, सर जो कैपिटल गेन होगा नॉर्मल में तो हमको पता है कि जो एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, अगर 1 साल या 2 साल से ज़्यादा है तो अपना क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। 2 साल से अगर ज़्यादा है तो अपना लॉन्ग टर्म होगा। सर एनहांस कंपनसेशन को अपन जो कैपिटल गेन होगा उसको हम लॉन्ग टर्म मानेंगे या शॉर्ट टर्म मानेंगे, वो डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, उसके हिसाब से इसका भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड होने वाला है, वो यहाँ लिखा हुआ है। अब नॉर्मल कॉम्पनसेशन या एनहांस कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा लेट पे किया है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी पे किया होगा। वो इंटरेस्ट सर कहाँ टैक्सेबल होगा, वो आपको अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होने वाला है। चलिए सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, अर्बन एग्रीकल्चर गाँव शहर में खेती की ज़मीन है, और हम इंडिविजुअल एचयूएफ है। ऐसे कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, और उसने ट्रांसफ़र की डेट से 2 साल पहले तक उसको खेती में काम में लिया होना चाहिए, खेती के काम में उसको एसेट को यूज़ करना चाहिए उसको, तब उसका अमाउंट जो मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके शहर में खेती का ज़मीन है और आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और आप 2 साल से उस पर खेती कर रहे हैं, 2-3 साल से आप खेती कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो भी आपको कंपलसरी एक्विजिशन मिलेगा, गवर्नमेंट ने आपको उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया और आपको पैसा मिला है, वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बंद हो रही है, उस टाइम कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को अपने एसेट बांटती है। तो ये टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, सर ये होना तो कंपनी के हाथ में चाहिए ना, क्योंकि कंपनी ने एसेट को ट्रांसफर किया है, बट ये होगा शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल, क्योंकि कंपनी तो बंद हो रही है ना, तो टैक्स भरेगी कैसे, तो शेयर होल्डर इस पर टैक्स पे करेंगे, कंपनी इस पर टैक्स पे नहीं करेगी। सर इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे,
जो एसेट ट्रांसफर करी है उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस कंपनी ने अगर कुछ कैश पेमेंट किया है शेयर होल्डर को वो भी अपन ऐड कर लेंगे। इसमें से लेस कर देंगे कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें उस शेयर होल्डर का क्या हिस्सा है वो अपन लेस कर देंगे, तो अपने पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। अब इसमें से अपन लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें से लेस कर देंगे, मतलब जो शेयर्स को खरीदने में जो परचेज का खर्चा किया है, परचेज करने के लिए जो खर्चा किया है एसेट ने एसएससी ने, वो अपन इसमें से लेस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा, डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। चलिए बात करते हैं बाईबैक पे कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। बाईबैक पे कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें अमेंडमेंट भी आया है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले क्या होता था ना, ये बाईबैक टैक्सेबल होता इन हैंड्स ऑफ कंपनी। बाईबैक पर अगर कुछ पैसा आया गेन हुआ है तो वो टैक्सेबल होता था इन हैंड्स ऑफ कंपनी। 1 अक्टूबर के बाद में ये पैसा टैक्सेबल होता है इन हैंड्स ऑफ एसएससी इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी के केस में पहले भी यही था कि भाई शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा, अभी भी यही है कि शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा, कंपनी टैक्स नहीं पे करेगी, क्योंकि कंपनी इंडिया की है ही नहीं, तो कंपनी तो कैसे भी बच सकती है ना, तो इसलिए बोला शेयर होल्डर टैक्स पे करेंगे इस पर। बट डोमेस्टिक कंपनी के केस में पहले था कि भाई टैक्स कंपनी पे करेगी, बट अब क्या है कि कंपनी टैक्स पे नहीं करेगी, टैक्स शेयर होल्डर ही पे करेगा। अब मेरी बात सुना, अगर आपका बाईबैक होता है 1 अक्टूबर से पहले तो कंपनी टैक्स पे करेगी। किस प्राइस पे टैक्स पे करेगी? जो बाईबैक का प्राइस है, मान लीजिए 20 रुपये में कंपनी शेयर को बाईबैक कर रही है और कंपनी ने इशू किए थे 5 रुपये में, तो 15 रुपये पे कंपनी टैक्स पे करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर बाईबैक होता है आफ्टर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद बाईबैक होता है, तो ये टैक्सेबल होगा इन हेड्स ऑफ शेयर होल्डर, बट शेयर होल्डर को 57 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और रिगार्डलेस क्वांटम ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब कितना भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पूरा आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। सर ये सेक्शंस कौन सी है, 222F वगैरह, ये अपन अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आप इतना ध्यान रखो, क्या होता है ना कि कंपनी अगर कोई भी एसेट अपनी शेयर होल्डर्स को बांटती है तो वो क्या माना जाता है, उसका डिविडेंड माना जाता है शेयर होल्डर्स के लिए। ये लिखा होता है 220 सेक्शन की सीरीज़ में। बट उसमें भी ये कंडीशन होती है कि कितना कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लसेस है, वहाँ तक ही आपका डिविडेंड माना जाएगा, उसके ऊपर वाला आपका डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बट इसमें कहते हैं कि उस लिमिट से अगर ऊपर भी है ना, तो भी वो आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222 सबसेक्शन F में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सर कैसे टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में? अब मेरी बात सुनना, जो भी अमाउंट मिलेगा शेयर होल्डर को बाईबैक पे, जो भी अमाउंट मिलेगा वो पूरा अमाउंट आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा अमाउंट एज ए डिविडेंड। सर कैसे? मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयरों का बाईबैक किया है, एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर से उसके बाईबैक हुए हैं और 50 रुपये से बाईबैक हुआ है, तो 1000 × 50, 50,000 रुपये, ये सीधा आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अदर सोर्सेज में सीधा 50,000 टैक्सेबल, और कोई लफड़ा नहीं लगेगा। सर ये बात बताओ ना, हाँ शेयर होल्डर ने जब शेयर खरीदे थे तब उसका पेमेंट किया होगा, हाँ, तो उस कॉस्ट का भी उसको डिडक्शन मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। उसका कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। अब जो उसका कॉस्ट है ना, मान लीजिए उसने 1000 शेयर खरीदे थे 10 रुपये के भाव से 10,000 में, तो ये तो अपन लेस किया नहीं, तो इसको क्या करेंगे ना, अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 0 मान लेंगे, उसमें से 10,000 लेस कर देंगे, तो अपना टोटल 10,000 का कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होगा वो डिपेंड ऑन पीरियड्स ऑफ होल्डिंग, बट ये 10,000 टोटल अपना कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब इस 10,000 को आगे कभी भी कोई दूसरे शेयर्स की इनकम हो या कोई कैपिटल गेन का लॉस वगैरह हो तो उससे सेट ऑफ कर सकता है, या अदर लॉस से भी सेट ऑफ इसको किया जा सकता है। अब मेरी बात समझना, एग्जाम्पल समझना आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। मिस्टर आर है जिसके पास 100 शेयर हैं XYZ लिमिटेड के 100 रुपये से, उसने 100 रुपये से 100 शेयर को खरीदा था। अब उस कंपनी क्या कर रही है, बाईबैक कर रही है शेयर्स को, 40 शेयर्स को बाईबैक कर रही है @ 140 पर शेयर, 140 पर शेयर बाईबैक कर रही है, और बाकी 60 शेयर हैं जो मिस्टर आर ने 200 रुपये में उसको बेच दिया। वो पीरियड ऑफ होल्डिंग इसका 1 साल से ऊपर, इसका मतलब लॉन्ग टर्म होने वाला है। अब मेरी बात समझना, सबसे पहली बात तो इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैं मेंशन करवा देता हूँ आपको। एज्यूम करो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद हो रहा है, ठीक है, एज्यूम करना 1 अक्टूबर 2024 के बाद में हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी बाईबैक से पैसा आएगा वो सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। तो कितना बाईबैक से कितना पैसा आया, 40 × 140, 5,600 ये बाईबैक से पैसा आया। टोटल आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, टोटल आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया, ये अमाउंट आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया। अब मैंने क्या कहा, जो आपका कॉस्ट लगा है, यानी कि 40 × 100, 4,000 रुपये जो आपका कॉस्ट लगा है, उसको अपन क्या मान लेंगे, कैपिटल लॉस मान लेंगे। तो आपका क्या करेंगे, कैपिटल लॉस निकालेंगे,
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को अपन नील मान लिया, माइनस 4000 रुपये जो अपना कॉस्ट लगा था, तो अपना 4000 रुपये क्या आया, कैपिटल लॉस आ गया। अब अपन किसी और लॉस से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मिस्टर आर ने क्या किया, 60 शेयर बेच दिया 200 रुपये में। इसने 60 शेयर 200 रुपये में बेच दिए, तो इसका कितना अमाउंट मिला इसको, 60 × 200 यानी कि 12000 रुपये इसको मिला। इसने खरीदे कितने में थे, 60 × 100 यानी 6000 में इसने खरीदे थे, तो इसका कैपिटल गेन कितना हुआ, 6000 रुपये। 6000 इसका क्या होगा, कैपिटल गेन हो गया। इंडेक्सेशन को अपन इग्नोर कर रहे हैं अभी, तो 6000 इसका क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। और वैसे 23 जुलाई 2024 के बाद इसको हमने क्या बोलते हैं, इंडेक्सेशन अपन को मिलता भी नहीं है। वैसे 6000 रुपये अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो 6000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ये जो 4000 कैपिटल लॉस है अपना, वो अपन सेट ऑफ कर लेंगे। 2000 रुपये अपन को टैक्स पे करना रहेगा, 2000 रुपये अपन को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना रहेगा। ये अपना होगा ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ बाईबैक। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लम सेल हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लम सेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्लम सेल होता क्या है, स्लम सेल का मतलब होता है कि आप अपनी एक बिजनेस की अंडरटेकिंग या पूरा बिजनेस एक साथ बेच देते हैं फॉर ए सिंगल कंसिडरेशन। मतलब आप मान लीजिए आप बिजनेस बेच रहे हैं, उसमें आपका एसी भी लगा होगा, आपका फर्नीचर भी होगा, आपका स्टॉक भी होगा। आपने क्या किया, सबका अलग अलग रेट नहीं लगाया, आपने पूरे बिजनेस को एक साथ 1 करोड़ में बेच दिया। ये जो आपका 1 करोड़ में एक साथ पूरा बिजनेस बेचा है आपने विदाउट डिवाइडिंग अदर द एसेट्स, इट्स कॉल्ड स्लम सेल। चलिए सर, स्लम सेल में अपन कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। जैसे अपन नॉर्मल सेल करते हैं तो कैसे करते हैं ना, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, इट्स आर प्रॉफिट। वैसे ही आपको इसमें करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका सेल प्राइस होगा, इसमें से कोई ट्रांसफर का आपको एक्सपेंस लगाया, कोई डीड वगैरह आपने बनाई होगी, उसका खर्चा लगाया, उसको लेस कर देंगे। अब जो अपने पास बचेगा होगा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अपने पास बचेगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, या आपके पास बचेगा। इसको बोलते हैं स्लम सेल का प्रॉफिट लॉस आपको निकालना है। सर ये तो आपने बता दिया, अब बताइए सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपन क्या लेंगे। अब मेरी बात समझना, स्लम सेल में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ध्यान रखना। स्लम सेल में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन अपन क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन होगा FMV1 और FMV2 विचएवर इज हायर। FMV1 और FMV2 विचएवर इज हायर। सर FMV1 क्या होता है, FMV ऑफ अंडरटेकिंग यूनिट ट्रांसफर, जो आप बिजनेस बेच रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रहा है, वो आपका FMV1 होगा। सर FMV2 क्या है, उस बिजनेस के अगेंस्ट अपन को कितना क्या मिल रहा है, कोई एसेट मिल रही है या कोई केस मिल रहा है, उन सबको जोड़ लेंगे तो अपना FMV2 आ जाएगा। मतलब FMV1 इज अपना क्या औकात है, मतलब अपने बिजनेस का कितना वैल्यू है अभी, FMV2 अपन को कितना मिल रहा है उसके अगेंस्ट में, विच एवर इज हायर अपना क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन अपन निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, ट्रांसफर के एक्सपेंस जो एक्चुअल में लगेंगे वो लेस कर देंगे। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, मतलब अपने उसको कितने में खरीदा, सारे एसेट को अलग अलग खरीदा होगा ना अपन ने, अब सबका साथ में अपन को वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे पूरे बिजनेस का, तो अपन बिजनेस का नेटवर्थ निकालेंगे। बिजनेस का अपन क्या निकालेंगे, नेटवर्थ निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन डेट कौन सी होती है, जिस दिन अपना स्लम सेल हो रहा है उस डेट को कहते हैं वैल्यूएशन डेट। सर नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ यूनिट ट्रांसफर, मतलब कि जो आपकी बिजनेस जा रहा है, आपके हाथ से आप जो बेच रहे हो बिजनेस का, उसका टोटल एसेट का जो वैल्यू है वो अपन निकाल लेंगे। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो WDV ले लेंगे एज पर इनकम टैक्स। 35 AD वाली एसेट है उसका वैल्यू नील ले लेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका वैल्यू नील ले लेंगे। और कोई अदर एसेट है तो उनका बुक वैल्यू अपन ले लेंगे। और रिवैल्यूएशन कुछ है, अगर रिवैल्यूएशन कोई एसेट में अपन ने किया है तो उसको अपन इग्नोर कर देंगे, तो अपना आ जाएगा वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ यूनिट ट्रांसफर, अपना यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से अपन लेस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑफ यूनिट ट्रांसफर एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के, वो अपना एक तरीके से अपना लाइबिलिटी नहीं है, उनको छोड़ के बाकी जो भी लाइबिलिटी है उसका बुक वैल्यू अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो अपने पास नेटवर्थ आ जाएगा यूनिट का। ये अपना नेटवर्थ आ जाएगा, वहाँ पे अपन यहाँ पुट कर देंगे नेटवर्थ को और अपने पास आ जाएगा कैपिटल गेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मैं लिख चुका हूँ, वैल्यूएशन डेट अपना स्लम सेल का डेट ही रहने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड।